आज के इस सभा के अध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह जी, तेलंगाना प्रदेश की सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष सुभद्रा जी, आयशम जी चले गए हैं शायद, हाँ सर, और नगरवनी जी। मुझे हैदराबाद शहर से बहुत प्यार है। जब भी मुझे मौका मिला और मुझे हैदराबाद के लिए याद किया तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं आऊं। और मेरी ये जो मोहब्बत है हैदराबाद से, ये बेमतलब नहीं है। मैं जो हैदराबाद की तहजीब और तमद्दुन है, यहाँ की जो कल्चर है, मेहमान नवाजी है, उन सबको देख कर के सच में हैदराबादियों से सपने में भी प्यार करने लगता हूँ। दूसरा कारण हैदराबाद से प्यार का मेरा कि ये हैदराबाद शहर ही है जहाँ पर डॉक्टर लोहिया ने 17-18 मई 1956 को सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और लंबे समय के बाद 27-28 मई 2011 को, 27-28 मई थी ना, 27-28 मई 28-29 मई 2011 को डॉक्टर लोहिया की वो सोशलिस्ट पार्टी जो 1977 में जनता पार्टी बनने के वक्त मर्ज कर गई थी, उसको रिवाइव किया। और उसको रिवाइव करने के लिए इस देश के बहुत बड़े नेता कहिए, उन्हें डिप्लोमेट कहिए, उनको जर्नलिस्ट कहिए, कुलदीप नैयर और राजेंद्र सच्चर, साथ में और भी लोग थे। महाराष्ट्र से भाई वैद्य थे, पन्नालाल सुराना थे, यहाँ केशव जाधव थे, कुछ उसमें योगदान मेरा भी था। तो उस पार्टी की स्थापना भी यहीं पर हुई, हैदराबाद में। हैदराबाद में कई अनमोल रत्न भी दिए, जिसमें दो का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। एक तो बद्री विशाल पित्ती। बद्री विशाल पित्ती अगर न होते तो डॉक्टर लोहिया का जो समाजवाद है वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं। उनकी तमाम जितनी भी किताबें हैं, उनके विचार हैं, उन सब का प्रकाशन एक इतने बड़े पूंजीपति ने किया। और एक ऐसा पूंजीपति कि आज तो राजनीति में कोई पंचायत या नगर निगम का चुनाव जीत जाता है तो कुछ ही समय के बाद पता लगता है कि उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, तमाम तरह की मौज है। बद्री विशाल पित्ती शायद पूरी दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे कि राजनीति में आने के बाद जिनकी पूंजी पहले से कम हुई। दूसरे, मैं उन्हें अपना बड़ा भाई कहूं, मार्गदर्शक कहूं, केशव जाधव। जब केशव जाधव जी समाजवादी जनसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मुझे भी फक्र है कि राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम करने का मुझे उनके साथ मौका मिला। तो ये कुछ वजह हैं कि मुझे हैदराबाद और हैदराबादियों से मोहब्बत है। उन्होंने बहुत कुछ किया देश को। यह हैदराबादी तो है जहां की जनता ने निजाम शाही को लोकशाही में बदल दिया। ये अपने आप में सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि यहाँ की जनता कितनी जागरूक रही है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता कि निजाम शाही को खत्म करने के लिए क्या हुआ, लेकिन खत्म करने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए लोक संघर्ष ही चला। और उस लोक संघर्ष की वजह से
वो लोकशाही खत्म हुई, या कहिए कि उस वक्त की सरकार को मजबूर होकर के सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये कुछ वजह हैं। अब यहाँ जितने भी मेरे विद्वान साथी हैं, खास तौर पर मैं तो ये मानता हूँ कि जो स्टेज पर बैठे हैं, यह तो एक परंपरा का निर्वाह है कि किसको बैठाना है, किसकी अध्यक्षता करवानी है। ज़्यादातर मैंने ये देखा, और जो मैं आज भी देख रहा हूँ, कि ऑडिटोरियम में बैठे हुए जो साथी होते हैं वो डायस पर बैठने वालों से ज़्यादा विद्वान होते हैं, ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। तो मैं आप सब लोगों का इस नाते स्वागत भी करता हूँ। एक बात यहाँ पर सभी जितने भी वक्ता रहे, सबने एक ही बात कही, मैं भी वही कहूँगा कि बीजेपी हटाओ। हम इस बात को क्यों कहना चाहते हैं? बीजेपी से हमारी कोई निजी तो झगड़ा है नहीं। बीजेपी से हम कोई इस तरह का विवाद भी नहीं रखना चाहते कि वे हमारे साथ कुछ किया हो। फिर भी हम क्यों चाहते हैं? उसके लिए थोड़ा सा दूसरी तरह से गहराई में जाना पड़ेगा कि 2014 से लेकर 2014 और उससे पहले की स्थिति, और 2014 से लेकर के आज तक के जो मौजूद हालात हैं, उन पर निगाह डालनी पड़ेगी। आज देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। आज देश में महंगाई सबसे ज्यादा है। आज देश में औरतों पर अत्याचार सबसे ज्यादा है। जो नफरत वाली बात है वो तो आज जन जन को मालूम है कि 2014 से पहले क्या कभी आपने किसी चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा सुना था? शमशान और कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये जो जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त की हमारी क्या वैल्यूज थी? उस वक्त हम किस तरह के भारत की कल्पना कर रहे थे? ये तो बिल्कुल उससे उलट है। हमने तो उस वक्त सर्वधर्म समभाव की बात की। मैं तो उन मुस्लिम भाइयों को सैल्यूट करता हूं जो आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं। उसकी वजह कि 1947 में जब ये बात साफ हो गई कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हो जाए, वहां के हिंदू भी यहां पे आ जाए। और उस वक्त सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग रेलवे स्टेशनों पर जाकर, उनकी कॉलोनियों में जाकर कह रहे थे कि ये देश तुम्हारा है, ये हिंदुस्तान है, मुस्लिम भाइयों आपका है, आप क्यों इसको छोड़ करके जा रहे हो? जबकि उनको ये लालच था कि वहाँ पाकिस्तान में जाकर के वो जितना भी बताते कि हम वहाँ इतना छोड़कर आए हैं, उससे भी तिगना चौगना उनको वहाँ की सरकार देने को तैयार थी। उन हालात में भी अगर यहाँ पर मुस्लिम लोग इस हिंदुस्तान की मिट्टी जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, उसकी खुशबू, अपना पड़ोस, चाहे वो हिंदू वाला पड़ोस, यहाँ की जमीन, उससे उसको प्यार था, उससे उसकी मोहब्बत थी। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उनका कहीं भी कतई भी किसी हिंदू से कम योगदान नहीं था। वो लोग इस देश के अंदर रुके। मैं उन मुसलमानों को सल्यूट करता हूँ। आज एक बात बड़े आराम से कही जाती है कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया जाता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? तुष्टीकरण का जो अर्थ है इस शब्द का, कोई भी आप डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए। तुष्टीकरण का मतलब होता है जो आपका हक है वो आपको मिले। तुष्टीकरण तो इसको कहते हैं। और मेरा ये कहना है कि चाहे आदिवासी हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, किसान हैं, इस देश में तुष्टीकरण ही किसी का पूरा नहीं हुआ तो उससे ज्यादा किसको क्या मिलेगा?
नहीं, जितना इनका हक बनता है उतना हक भी उनको नहीं मिला है। तो एक तुष्टीकरण एक इस तरह का शब्द लगा दिया है कि पता नहीं मुसलमानों के लिए क्या होता है। राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर, उनका कमीशन बना मुसलमानों के लिए कि उस पर एक रिपोर्ट बनानी थी। उसमें उन्होंने, वो सरकारी कमीशन था, और मजे की बात यह है कि वो बीजेपी की गवर्नमेंट के वक्त पर बना जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मेरे संबंध तो सच्चर साहब से बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे नूरुल अमीन और ठाकुर गोपाल सिंह जी से। अक्सर उनका हमारे घर आना होता था, हम उनके यहाँ भी जाते रहते थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि देश के कई जिले ऐसे हैं, दर्जनों जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है। और ये बात करते हैं तुष्टीकरण की। इस तुष्टीकरण के लिए क्या कारण है, वो क्यों प्रचार करना चाहते हैं? उसकी सीधी सी वजह है कि वो हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। हमने जब आजादी हासिल की, जिसको मैं दोबारा कह रहा हूं, उस वक्त तो यही था ना कि चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, पारसी है, या किसी भी धर्म को मानने वाला है, हम सबका ये देश है। ये देश हम सबका देश है। जब हम सबका देश उस वक्त कल्पना की, गांधी की कल्पना थी। गांधी जी तो सर्वधर्म की बात, संभाव की बात किया ही करते थे, और उनका तो जो रास्ता था उसको, हालांकि मुझसे ज्यादा रघु भाई उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब सबका ये देश था और जो आज भी है, फिर ये नफरत की दीवार का मतलब क्या हुआ? ये एक कारण है कई कारणों में से कि हम बीजेपी को हटाने की बात क्यों करते हैं। दूसरे कारण तो आपने देखे ही हैं कि जितना झूठ बीजेपी और इसके नेता और सर्वोच्च नेता वो बोलते हैं, उतना पूरे 70-65 साल के अंदर कभी नेताओं ने नहीं बोला जितना 9 वर्ष में इन लोगों ने बोल दिया। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। एक बात कही जाती है कि हमारा देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया में। कहते हैं ना इस वाली बात को, 5th इकोनॉमी, कि पूरी दुनिया में अगर जो लगाएं तो अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ये जर्मनी, इनके बाद 5वां नंबर हमारा है। इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ दिया है। ये बतलाते हैं, अगर 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश बन गया है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों दिया जा रहा है? जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तब तो यहां गरीबी है। तो इससे भी एक चीज निकल करके आती है, और वो निकल करके ये आती है कि जो 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वो शायद 5 आदमियों के हाथ में पहुंचाती है। 2-3 नाम तो आप जानते ही हैं, अंबानी, अडानी या बाकी लोग जो हैं, यानी 3% लोग देश के, उनके हाथ में 70% इस देश का सरमाया है। और जो बाकी लोग हैं उनके हाथ में क्या है? मुफ्त का अनाज। ये आज स्थिति ये हो गई है, 2014 से पहले कम से कम वो अनाज महंगा मिलता था, गरीबी थी। आज गरीब नहीं है, बल्कि आज गरीब को भिखारी बना दिया है। ये पहली तरक्की बीजेपी के शासन में हुई है। भिखारी किसको कहते हैं? जो कुछ भी काम ना करे, जो किसी सामान के बदले में कोई उसकी कीमत ना दे, हाँ थोड़ी सी दुआ दे देता है। दुआ का भी मैं बतलाता हूं कि जब उसको मुफ्त के अंदर सारी चीज मिल रही है तो मुफ्त में भिखारी ही तो लेता है ना। तो इन्होंने ये दूसरा काम किया है कि देश में बजाय रोजगार बढ़ाने के वो इनको मुफ्त में
अनाज दे करके भिखारी बना दिया है। अब भिखारी तो दुआ तो दे देता है, अब हमारे यहाँ का भिखारी क्या करता है, वो दुआ की शक्ल में इनको वोट दिलाता है और ये सोचते हैं कि बस हमारा काम चल रहा है। तो ये बेरोजगारी की बात है। आज देश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर अनरेस्ट नहीं है, जहां पर विक्षोभ नहीं है, जहां पर दंगा फसाद नहीं है? मुझे कोई एक हिस्सा बतला दीजिए समेत तेलंगाना के, क्योंकि हम लोग तेलंगाना में बैठे हैं। पूरे देश में जो स्थिति 2014 से पहले थी, आज उससे ज्यादा खराब हुई है। बात करते हैं कि हमने 370 हटा दी। कभी कोई एक कश्मीरी आपको मिले, पहले तो डर की वजह से आपको कुछ बतलाएगा ही नहीं। आज हर कश्मीरी बिल्कुल उस तरह से रह रहा है जैसे अमित शाह की जेलों में लोग रहते हैं। जेल मैंने भी बहुत काटी है, 5.5-6 साल तो रहा ही हूं। लेकिन मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि वो जब हम जेल जाया करते थे, वो हमारे लिए पिकनिक की तरह से होती थी। वहां पे किसी तरह से कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अमित शाह की जेल में और उस जेल में बड़ा भारी फर्क है, उस फर्क को समझना पड़ेगा। नहीं, आदिवासियों का आप देखिए, उन धन्ना सेठों को वहां आदिवासी जहां रहता है उसी जमीन के नीचे तो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं। अगर जंगल का कोई सबसे बड़ा रक्षक और बिना किसी वेतन के, बिना किसी दूसरी तरह की मदद के अगर कोई है तो आदिवासी है। आदिवासियों को जंगल में और अंदर के अंदर डाला जा रहा है या फिर उनको बाहर मैदान में लाया जा रहा है। पूरे आदिवासी इलाके में आप जाएं तो आपको इतना भारी उनका विक्षोभ मिलेगा, उनका विरोध मिलेगा कि मैं तो जाता रहता हूं, मुझे मालूम है कि उनके हाथ में घड़ी पहना देते हैं जो शहर में निकल आए। आदिवासी की जरूरत उसका कंदमूल है, उसकी शिक्षा है, शिक्षा उसको दो। जो शहरी को सुविधाएं दे रहे हैं वो सुविधाएं उनको दे रहे हैं, लेकिन उनका सब कुछ छीन रहे हैं। उनकी अपनी सभ्यता है, उनकी संस्कृति है, उनके नियम कायदे, उनके कानून अपने हैं। आदिवासियों तक के ऊपर अत्याचार है। और महिलाओं के बारे में तो आप सब लोग वैसे ही पढ़ते रहते हैं, देखते ही रहते हैं। एक जिक्र अभी किया ठाकुर साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, महिला पहलवानों का। नहीं, क्या इस देश में कहीं कोई कानून है? पॉक्सो कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर, मैं ठीक कह रहा हूं ना, कि गिरफ्तार करना पड़ेगा। आज उस एफआईआर को फाइल हुए 2 महीने हो गए। जब महिला पहलवान जो गोल्ड मेडल लेकर के ओलंपिक में और एशियन गेम्स में आए हैं, उनकी स्थिति की ये है, तो जो एक सामान्य महिला है उसको कितने दुख और दर्द, कितना अन्याय और कितना जुल्म सहना पड़ता होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। यानी 2014 के बाद कोई ऐसा क्षेत्र आप मुझे बतला दीजिए जहां हम खुल करके कह सकते हैं कि यहां तरक्की हुई है। हाँ, एक बात का जरूर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि पॉपुलेशन में अब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। इस बात का कि अब हम टॉप पर आ गए हैं। आप जब विकास की बात करते हैं तो विकास कहीं नजर तो आना चाहिए। वो विकास है कहां? वो विकास आज तमाम मीडिया जो न्यूज चैनल्स हैं उसके अंदर है। वो विकास वो रोज सिखा देंगे आपको। अरे भाई, राहुल गांधी पर आप आरोप लगाते हैं कि उसने अभी वो कैलिफोर्निया और जो 2 और यूनिवर्सिटी में गया कि वहां जाकर के हमारे देश की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की को अपमानित किया है। 20 ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता लगेगा कि मोदी की जब शुरुआती विदेश यात्रा से हुई थी, उसने तो ये भी कह दिया था कि आज से कुछ साल पहले तक लोग ये कहते थे कि मुझे शर्म आती है बताते हुए कि मैं हिंदुस्तानी हूं।
इससे बड़ी इस देश की क्या और बेइज्जती हो सकती थी? नहीं, अब जब उस बात का जवाब दिया तो आप न्यूज चैनल को देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे बोल रहे हैं, उसके अंदर कहीं कोई उसका जिक्र भी नहीं होता। पर सोशल मीडिया बहुत मजबूत हो गया है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं। मुझे कुल मिलाकर के ये कहना है कि देश में, क्या आप लोग इस बात को मानेंगे या नहीं, कि देश में गरीबी पहले से ज्यादा बढ़ी है। देश में गरीबी पहले से ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी पहले से ज्यादा बढ़ी है, धन का जो एक सिस्टम है उसकी गैर बराबरी बहुत ज्यादा बढ़ी है, महिलाओं पर पहले से ज्यादा अत्याचार बढ़े हैं। किसके शासनकाल में? भारतीय जनता पार्टी या मोदी के शासनकाल में। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है या नहीं? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आज फिर भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी की सरकार को हटाना हमारी पहली जरूरत हो गई या नहीं? जब हमारी पहली जरूरत है तो हम इस मुद्दे को अपनी पहली ही प्राथमिकता मान करके चल रहे हैं और हम उसके आधार पर इसको आगे भी लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें कई तरह की बात आती है, हालांकि मैं एक जिक्र थोड़ा सा रघु जी ने उसका किया था, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि सोशलिस्टों ने या डॉक्टर लोहिया ने पहली बार जब ये कहा गैर कांग्रेसवाद, कि उसकी वजह से उस वक्त का जनसंघ पनपा, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, ये तो इन्होंने बतला ही दिया कि वो हमारी एक स्ट्रेटेजी थी। लेकिन 19 दिसंबर 1963 को वाराणसी में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि बदली हुई सरकार, कांग्रेस को हटा करके बनने वाली सरकार, अगर जनता की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतरेगी तो उस सरकार को बदलने का काम भी अच्छे लोगों को करना पड़ेगा, सोशलिस्टों को करना पड़ेगा। तो आज तो वही स्थिति है। हमने, कांग्रेस की सरकार बदल गई, स्थिति वही है कि आज वही स्थिति बीजेपी के साथ है। अब इसमें कई चीजें और भी आती हैं। हम जब ये बात करते हैं कि बीजेपी को हटाएं, तो स्वतः एक बात सामने आती है कि आज की स्थिति में इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, बल्कि ये सच्चाई है कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर अगर जो मुकाबला करने की किसी में क्षमता है तो वो कांग्रेस पार्टी की है। हम इसको चाहे मन से स्वीकार करें, बेमन से स्वीकार करें, लेकिन आज की स्थिति यही है। छत्रप अपने अपने प्रदेशों में है। आपके यहाँ केसी राव है, वेस्ट बंगाल में ममता जी हैं, तो अलग अलग, हालांकि मैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को नहीं गिनता हूं, क्योंकि वो उनको मैं प्रो बीजेपी है, वो मैं क्या मानता हूं वो है भी। तो इसलिए जब ये प्राथमिकता हमारी बन चुकी है तो उस प्राथमिकता को हमें निभाना पड़ेगा। शायद सुभद्रा जी ने कहा साधन की बात की, साधन की, मैं साधन की भी बात करता हूं। देखिए, कहीं से शुरू कर लीजिए, चाहे पुराना कर लीजिए या गांधी जी के वक्त से कर लीजिए। गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया तो गांधी जी की कोई फैक्ट्री चल रही थी क्या? अगर हमारा साध्य पवित्र है, इफ आवर एम इज सेक्रेड, तो उस साध्य को पाने के लिए जो साधन है वो खुद जनता देती है। गांधी जी तो आप जानते हैं जिस तरीके से रहते थे, जिस फकीरी के लिबास में रहते थे, क्यों बिरला ने, गोयनका ने, उस वक्त डालिमा ने, वो क्यों मदद करती थी कांग्रेस की? इसलिए तो करती थी ना मदद कि उनको मालूम था कि ये ईमानदारी से और पूरी प्रतिबद्धता से और सही साधनों के सहारे इस देश की आजादी को हासिल करना चाहते हैं। शुरू में दिक्कत पड़ती है। अब आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें 10,000, 15,000, 20,000 जो लगा होगा,
ये इकट्ठा हुआ ना, ये इसलिए इकट्ठा हुआ ना कि आपका आपका जो साध्य था कि आप एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के आज का एक कार्यक्रम करना चाहते थे। उसमें किसी ने कुछ दिया होगा, किसी ने कुछ दिया होगा, ये हुआ। सबसे पहली जरूरत किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, किसी भी मकसद को हासिल कराने के लिए मन की मजबूती और उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट की है। अगर हमारा कमिटमेंट, हमारी ऑनेस्टी दोनों मजबूत हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो पवित्र है, तो शुरू में तो दिक्कत पड़ेगी, लेकिन बाद में खुद वो जनता जिसके लिए ये काम किया जा रहा है वो आगे बढ़ करके आपकी मदद करती है। साधन होने का नुकसान भी होता है। अगर साधन भरपूर मिलने लगे तो फिर आप मन से काम नहीं करेंगे। और पैसे का क्या मामला होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा अच्छी मात्रा में आने लगा, आपका आंदोलन एक तरफ हो जाएगा और जो काम करने वाले हैं वो दूसरी तरफ हो जाएंगे और बीच में एक रस्सा कसी जरूर चलने लगेगी। उतने साधन की जरूरत है, जितनी उसकी आवश्यकता उतने साधन तो चाहिए, उससे कोई मना नहीं कर, लेकिन उन साधन को हम छोटी रकम में अगर इकट्ठा करें वो ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय किसी एक आदमी को, पूंजीपति को पकड़कर काम तो में पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ करना है। भाई जो व्यवस्था है आज की, वो हम बीजेपी को इसलिए विरोध करते हैं ना कि वो सारी पूंजीवादियों के हाथ में देती है। तो अब अगर जो आप एक पूंजीवादी से ही अगर जो साधन लेकर के पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन चलाएं तो क्या वो सफल होगा, या हमारी उसमें कोई ईमानदारी बची रहेगी? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को देख करके ये लोक राजनीति मंच को हम लोगों ने बनाया। हमने नहीं बनाया, ये कुलदीप नैयर साहब ने बनाया था। वो इसके फाउंडर हैं। बीच में इसमें काम हुआ, फिर कुछ काम रुक गया, तो कुछ रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, एक दो जजेस हैं हाई कोर्ट के, एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुछ लिटरेरी पर्सन है, तो उस तरह के सब लोगों ने आपस में मिलकर के तय किया कि अब कुछ होना चाहिए। वो जिन लोगों के मेरे पास ईमेल या व्हाट्सएप पे है, मैं उनको इसकी कार्यवाही भेजता भी रहता हूँ। उसमें हमने स्पष्ट ये भी तय किया हुआ है, हम कांग्रेस को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ, और आज की स्थिति में अगर जो कांग्रेस आती है तो हम कांग्रेस को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि वो जो अपना चाहे वो करना चाहे। हमने कुछ उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी रखे हैं कि जैसे आज की स्थिति में चारों खंभे, चारों खंभों का मतलब हमारी जुडिशरी, हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका और चौथा खंभा मीडिया, ये चारों लगभग आज की जो सत्ता है उसके सामने घुटने के बल बैठे हुए हैं। तो हमारी एक पहली शर्त यह है कि आप इसके अंदर बताइए आप क्या करेंगे। हालांकि मैंने थोड़ा सा उसको देखा पढ़ा, जब राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे थे, आप में से कुछ लोग सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कि राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस जो 2014 से पहले सेंटर से राइट की तरफ जा रही थी, यानी मध्य मार्ग से जो दक्षिण पंथी हुई जा रही थी, वो भी ये ग्लोबल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये तो 1990 में ही शुरू हुई ना, जब नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे। 91 से जब नरसिम्हा राव थे, मनमोहन सिंह उनके चीफ एडवाइजर थे। तो उस चीज को देखते हुए कि अब मध्य से इस राहुल गांधी के बयान से ये लगा कि वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे, जो शुरू का कैरेक्टर था कांग्रेस का, जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक चला,
कुछ उसको राजीव गांधी ने भी निभाया, पूरी तरह से नहीं। शुरुआत तो राजीव गांधी के टाइम में ही हो गई थी, और जो पूरी तरीके से अब पूंजीवाद में भी एक बात है कि कांग्रेस जब पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मुड़ी तो उसमें फिर भी वेलफेयर स्टेट की कुछ बातें थी, उसमें समाज कल्याण की कुछ चीजें थी। लेकिन बीजेपी की सरकार तो पूरा नंगेपन से और पूरी गुंडई से इस देश के अंदर उन नीतियों को थोप रही है। एक बड़ा भारी फर्क आप लोगों की वजह से देश भर में जितने भी आप जैसे लोग हैं, दामोदर जी जैसे लोग, रघु जी ठाकुर जी जैसे लोग, नूरुल जैसे लोग, 2014 में स्थिति ये थी, हम सब जानते हैं इस चीज को, कि अगर आपने सड़क पर मोदी बोल दिया और मोदी जी नहीं कहा तो आपको अगर उसी दिन जो है आपके घर पर पुलिस पहुंच जाती थी। यह हालत कर दी। हालत कब होती है? ये तो फासिस्टी रिजीम में होती है ना, जहां फासिस्टी रिजीम होगा, तानाशाही होगा, वहां पर तो लोग डर करके रहेंगे। हम तो गांधी लोहिया के अंबेडकर के शिष्य हैं ना, तो हम तो गांधी अंबेडकर लोहिया के शिष्य हैं। हम लोगों ने तो डरना सीखा नहीं। हम लोगों ने तब भी विरोध किया, हमने इमरजेंसी का भी विरोध किया। जब इमरजेंसी लगी उस वक्त की तानाशाही का भी किया, बाद में इसका भी किया। तो ये जो विरोध हम लोगों का है, ये हमारा कोई मोदी विरोध नहीं है, हमारा बीजेपी विरोध नहीं है। हमारा विरोध बीजेपी की उन नीतियों से है जिसने इस देश को रसातल में पहुंचा दिया है, और देश को दोबारा से उसी जगह पर लाने वाले लोग ये चाहते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, मैं भी हूं, कि ये काम तभी हो सकता है जब बीजेपी की सरकार केंद्र से भी जाए और यहां से भी जाए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भाई मोदी से बड़ा नेता ही नहीं है कोई पूरे देश में। आज कितने प्रदेशों में बीजेपी की गवर्नमेंट है? मैं जानना चाहता हूं। केवल 6 प्रदेश, 31 में से 6 प्रदेश में है, तो मोदी पूरे हिंदुस्तान में कहां हो गए? किसी भी चुनाव में, जो 2019 का चुनाव था, उसमें 38 पॉइंट समथिंग इतने % वोट उनको मिले थे, तो 62% लोग तो उस वक्त भी खिलाफ थे। नहीं, बीजेपी के खिलाफ 62% लोग तो तब भी थे। अब वो 62% जो बिखरा हुआ था, नागार्जुन जी की रहनुमाई में, इनकी नेतृत्व में, ठाकुर साहब के, आप सब लोगों के नेतृत्व में, वो 62% में बिखराव ना हो, ये कोशिश लोक राजनीति मंच कर रहा है। ये कोशिश, और उसी कोशिश के लिए हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मैं आपको सुभद्रा जी एक बात और बतलाना चाहता हूं, साधन के लिए। इस देश में आज तक एक ही प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में आ रहे हैं, इंदिरा गांधी। आपको मालूम है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी जिस वक्त इस देश की प्रधानमंत्री थी, पहली बार कोर्ट से आ रही, दूसरी बार रायबरेली से चुनाव में आ रही। उनके खिलाफ लड़ने वाला कौन था? वो एक फक्कड़ सोशलिस्ट राजनेता, जिनके पास कुछ होता ही नहीं था, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई गाड़ी, ना कुछ, और परिवार उन्होंने खुद छोड़ दिया था। अपने हिस्से की जमीन वो वहां जोतने वालों को दिया थे। देखिए, साधन पवित्र था, साध्य पवित्र था। लोगों से उस जमाने तो 10 रुपए 20 रुपए चंदा मिलता था। ये 1977 की बात है। जनता जब एक तरफ हो जाती है तो बड़े से बड़े तानाशाह की भी नहीं चलती, जनता उसको उखाड़ के फेंक ही देती है, चाहे वो हिटलर हो और चाहे वो मोदी हो। आप में ताकत होगी तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इन सबको देखना पड़ेगा। और बड़े अजीब ढंग से, मैं तो अभी 2-3 दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री की तुलना मोदी से की है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। मैं तो झूठ वाली बात को कहता हूं। लाल बहादुर शास्त्री तो जब
रूस जा रहे थे समझौते के लिए, तो उनके पास तो कोट फटा हुआ था जो नेहरू जी ने दिया। आप तो 10 लाख रुपए रोज के, 5 लाख रुपए रोज के कपड़े पहनते हैं, नीचे से ऊपर तक का हिसाब लगा लीजिए, 10 लाख रुपए। उनको जो गाड़ी मिली थी, सरकारी गाड़ी शास्त्री को, वो इम्पाला होती थी उस वक्त। सरकारी काम के अलावा कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। एक दिन उनका बेटा लेकर के चला गया, उन्होंने ड्राइवर से पूछा कहाँ गए थे, उन्होंने बेटे का नाम लिया कि उसको गए थे। उन्होंने कहा कि कितने किलोमीटर चले होंगे, उन्हें 14 किलोमीटर। तो उन्हें 7 पैसे, उस वक्त एक खर्चा 1 किलोमीटर का 7 पैसे था। उन्होंने कहा कि 98 पैसे सरकारी खजाने में जमा करो। आप लाल बहादुर शास्त्री का तुलना मोदी से करेंगे? 7,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज ले रखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ही बहुत कम करते थे, सरकारी काम में भी नहीं करते थे। उसमें भी वो कोशिश करते थे कि थोड़ी ही दूर जाना हो, पार्लियामेंट जाना हो तो पैदल भी चले जाते थे। तुम तो झूठ की राजनीति, नफरत की राजनीति, देश को बर्बाद करने की नीतियां, देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, हर तरह के जुल्म, वो चाहे किसान पर हो रहे हैं, महिला पर हो रहे हैं, आदिवासी पर हो रहे हैं, आम नागरिक पर हो रहे हैं, और किसी भी समाज को चलाने के जो चारों अंग हैं उनको गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, वो चारों अंग जो मैंने अभी बतलाए, जिसमें जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मीडिया, इनको भी थोड़ा गुलामी से मुक्त करने के लिए आज पहली जरूरत है। और वो जरूरत पूरी होती है केंद्र नहीं, प्रदेशों से भी बीजेपी की सरकार को हटाने से। इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। केंद्र के बारे में तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अब मान लीजिए कि आपके तेलंगाना में, यहां पर तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब यहां पर तो जो मुकाबला होगा, अभी की जो स्थिति है वो 3 पार्टी में होगा। उसमें केसीआर का भी होगा, भारतीय राष्ट्र समिति, उसमें कांग्रेस भी होगी और उसमें बीजेपी भी होगी। ऐसी स्थिति में क्या हो? ऐसी स्थिति में इस उलझन को दूर करने के लिए हमने लोक राजनीतिक मंच बनाया है कि हम लोग अपना इतना एक प्रेशर ग्रुप बनाए, कि हम लोग एक दबाव समूह बनाए, जिससे कि जो बड़ी जो पार्टियां हैं, वो दबाव समूह बनेगा जब हम लोग जनता को अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आप किसी भी तरीके से फैसला करिए, फैसला आपको करना पड़ेगा। अब बीजेपी को हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल रत्ती भर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों के लिए एक अलग से इसकी नियमावली बनानी पड़ेगी, अलग से इसके तौर तरीके तय करना पड़ेंगे। और उसमें हम लोग ये भी चाहेंगे कि जहाँ छत्रप है, तो जब सीटों का मान लीजिए बंटवारा होता है तो भाई बड़ा हिस्सा उन्हीं के हाथ में जाना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस को एकोमोडेट करे, और जहां उनका नहीं है या कम है वहां पर कांग्रेस उनको एकोमोडेट करे, तभी ये हो सकता है। वरना कम से कम देश में 450 सीट, उस पर तो हमारा यह फैसला हो ही जाना चाहिए। लोक राजनीति मंच को एक सफलता ये मिली है कि आरजेडी जो तेजस्वी यादव की है बिहार में, और जेडीयू जो नीतीश कुमार वाली है, उसने हमारे काम को समर्थन दिया है, हमारे काम के प्रति सहमति प्रदान की है। हमने सभी जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन बीजेपी, उन सभी चीफ मिनिस्टर्स को हमने चिट्ठियां लिखी हैं, बाकी पार्टीज के प्रेसिडेंट्स को हमने चिट्ठियां लिखी हैं कि हमारा ये मकसद है, और हम इसमें हमारी इसमें कोई शर्त नहीं है, हम चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। अगर हमारे को हम कोई टिकट की आकांक्षा लेकर के इस काम को नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही टारगेट है कि बीजेपी 2024 में जाए।
अब बाकी फैसला आपको करना है कि आप लोग, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने तो अपना मकसद ये चुन लिया है और मैं इसके लिए कर भी रहा हूं। शायद नूरुल पूछ रहे थे अब कितनी उम्र हो गई, 7, मैंने कहा कि 76। अभी भी मैं बंगलोर होकर के हैदराबाद फिर इंदौर जा रहा हूँ, 3 दिन रुक करके मुझे भुवनेश्वर निकलना है, आते ही मुझे रायपुर भी जाना है। मुझसे जितना होगा मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कि मुझसे बाद वाली पीढ़ी वो अगर मुझसे सवाल करने लगी कि जब इतनी सारी चीजें बदला दी हैं तो आप क्यों सो रहे थे, तब आपने क्या किया, तो मैं उनको जवाब देने लायक होऊंगा कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया। और मैं आप सब लोगों को भी एक बात का वायदा करना चाहता हूं कि आप लोग जब भी किसी भी आंदोलन में, मीटिंग में मुझे समय पर अगर सूचना देंगे, ताकि, क्योंकि मेरे पास तो साधन नहीं है, ताकि मैं ट्रेन में अपनी टिकट बुक करवा लूं, तो मैं बिल्कुल आपके हर कार्यक्रम में आऊंगा, ये मेरा विश्वास है। और अंत में मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं, इन तमाम चीज के बावजूद, जो बातें मैंने बतलाई, मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में भी मैं महसूस करता हूं आई एम 76 ईयर ओल्ड यंग मैन। आप इस्तेमाल कीजिए। जिंदाबाद तो आप लोगों का होना चाहिए। और मैं एक बार आखिर में फिर आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के अपनी बात को रखूं, और इस विश्वास के साथ कि आप मेरी बात को मानिएगा मत जो मैंने कहा है, इस विश्वास के साथ कि आप मेरी बात को मानिएगा मत, मगर मेरी बात पर विचार जरूर करिएगा। और उस विचार के बाद आपको ऐसा लगे कि ये बातें सही है, तो श्याम गंभीर कन्वीनर नहीं है, यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति कन्वीनर है, और जो भी आपसे जुड़ेगा वही नेता है। हम एक बड़े नेतृत्व की तलाश में हैं, हम नया नेतृत्व निकालना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो मुझे कन्वीनर बनाया है, मैं तो बहुत जल्दी चाहता हूं कि यूथ लोग जुड़े और उनमें से किसी एक को ये नेतृत्व की शक्ति दी जाए। तो इन सब बातों के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप लोग अवश्य मेरी बात पर विचार करेंगे, मैं आप लोगों से नमस्कार।